Why NCRTs are important? We'll cover it under 5 points. Let's see. Why NCRTs? First, for strong conceptual clarity. अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा तो आप बड़ी बड़ी भारी भारी किताबें शो ऑफ करने के लिए पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं होना है। आप बस अपने प्रिपरेशन में ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को ऐड करते चले जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स। आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी अगर देखेंगे कहीं भी कंफ्यूजन डेवलप होता है तो एनसीईआरटी को हम रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी ने जो लिखा है, जो फैक्ट्स बताए हैं वही सही है। ओके, सो इट इज अ रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को गो थ्रू करना चाहिए। आप जान पाएंगे कि एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, इवन इन यूपीएससी। जब हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, तो वहां हम देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, पीसीएस के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में, और बोर्ड्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा से ही है। एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट इज कि जब हम अपने प्रिपरेशन के सेकेंड फेज में एंटर करते हैं, जब हमें अपने सेकेंड फेज के कंपटीशन में जाना है, दैट इज मेंस राइटिंग, वहां हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए एडवांस बुक्स को रेफर करते हैं। अपने ऑप्शनल को कवर करने के लिए बड़े बड़े राइटर्स की बुक को रेफर करते हैं। वहां एनसीईआरटी फॉर्म्स द बेसिक। सो एनसीईआरटी इज द बेसिक्स टू एडवांस बुक्स। ये एडवांस बुक कोई भी हो सकता है, आपके ऑप्शनल के बुक्स हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत हो सकता है, स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो बेसिक टू एडवांस बुक्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, जब मैंने सेकेंड फेज की बात की है, मतलब आप प्रीलिम्स से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स की तैयारी करते करते एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं रह जाता है। कई बार हमें आंसर पता होता है, हम लिख नहीं पाते हैं कि लिखना क्या है, एक्सप्रेस करना है कैसे, सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करना है, कोई दो टॉपिक को कैसे कनेक्ट करना है, चेंज कैसे करना है। तो आंसर राइटिंग में हेल्प करता है एनसीईआरटी। ये देता है आपको एक्सप्रेशन, अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन, जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उसका सिलेक्शन। ओके, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हाई एनसीईआरटी इज अ इंपॉर्टेंट। हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, क्लास वाइज कवर करेंगे। सो आई एम उपासना एंड आई वेलकम यू टू इंस्पिरा क्लासेस। एनसीईआरटी की ये सीरीज है साइंस की। पहले हम साइंस कवर करेंगे और उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द वेरी बेसिक्स, दैट इज फर्स्ट द कंटेंट। किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बार ओवरव्यू जरूर लेना चाहिए कि इसमें कंटेंट क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। नॉट लाइक कि स्कूल के बच्चों की तरह कि फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दिया और हमें कंटेंट्स पता ही नहीं है। तो सी द कंटेंट्स फर्स्ट। कुछ 16 चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस वाइज हम टाइम देंगे। जहाँ लगेगा हमें कि नहीं यहाँ बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो वी वॉन्ट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम। 16 चैप्टर्स हैं, जहां जहां हमें लगेगा मेजर टेक अवेज कीवर्ड्स उसको हम कवर करते जाएंगे, बाकी हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूड, सेकेंड इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, थर्ड इज फाइबर टू फैब्रिक, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मैं आपको बताऊं ये सारे जब एडवांस वर्जन पे हम आएंगे, जब हम 8th 9th 10th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो यही सारा एडवांस हो जाता है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सोल्यूशन को पढ़ते हैं हम, मिक्सचर पढ़ेंगे। चेंजेस अराउंड अस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, हाउ प्लांट इज इंपॉर्टेंट। आप जब भी साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, तो वहां आप देखेंगे प्लांट्स रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बॉडी मूवमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर सराउंडिंग्स, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। आपने अभी रिसेंट अगर किसी भी पीसीएस के पेपर को उठा के देखा होगा तो मोशन और मेजरमेंट
साइंस का फेवरेट टॉपिक बन गया है कि एक दो क्वेश्चन तो इससे पूछ लेंगे। और अ वंडरफुल सरप्राइज इस बार लास्ट बीपीएससी में जो कमीशन ने दिया है कि अब तो वो न्यूमेरिकल भी पूछ रहे हैं, जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगला चैप्टर है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा मिरर लेंस से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और फिर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, हमेशा ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। एनर्जी से, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है, उससे क्वेश्चंस आ जाता है। फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म इज इक्वली इंपॉर्टेंट। water, air around us, garbage in and out. अब garbage in and out is not that important, but it shows the importance of environment and ecology. यूपीएससी में तो बहुत बड़ा वेटेज है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को, पीसीएस भी धीरे धीरे इंक्लूड कर रहा है क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आप पीसीएस में देखेंगे तो कुछ बेसिक्स, थोड़ा सा फंडामेंटल एंड द करंट सिचुएशन, किस चीज का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसीज, सीबीडी, जो भी कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं उनको लेके करंट में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो है हमारा फूड। फूड, तो वेयर डज इट कम फ्रॉम? हम सब जानते हैं फूड दो चीजों से आता है, एक प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेजरली हम क्या कह सकते हैं कि वी कंज्यूम टू टाइप्स ऑफ फूड्स, दैट इज प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। ओके, एडिबल हमें समझाया जा रहा है कि व्हाट इज एडिबल, जो भी हम खा सकते हैं दैट इज एडिबल, और ह्यूमन कुछ भी खा सकता है। ठीक है, एनिमल का भी कोई पार्ट खा सकता है, प्लांट्स के भी कोई भी पार्ट खा सकता है। अभी अगर आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते रहते होंगे या बहुत सारे शॉर्ट्स आते रहते हैं, यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था गुच्ची मशरूम के बारे में, बहुत ही रेयर मशरूम था और वो भी खाया जाता है। तो एनीथिंग ह्यूमन बीइंग कैन ईट। तो एडिबल पार्ट है प्लांट्स का, फ्लावर, स्टेम, बड, लीफ और रूट्स। हम एडवांस लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हम अलग अलग शॉर्ट आउट करेंगे कि क्या रूट्स के अंदर क्या आता है, स्टेम के अंदर क्या आता है, किसके बर्ड्स खाए जाते हैं। जैसे क्लोव है, तो क्लोव किस फॉर्म ऑफ प्लांट में आता है, तो विल रीड इन डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, बीज कलेक्ट नेक्टर, ये नेक्टर के बारे में हमें पता रहा है। स्प्राउट्स प्रोटीन का रिच सोर्स है एंड दीज कम अंडर सीड्स। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स नाम से ही क्लियर है, हर्ब्स पे जो फीड करते हैं दैट इज हर्बीवोर्स। फ्लैश ईटिंग आर कार्निवोर्स, एंड जो दोनों को कंज्यूम करते हैं दैट इज ओमनीवोर्स। ठीक है, ओमनी, ओमनी मतलब विच इज प्रेजेंट, जो हर चीज के साथ इजिली गलेबल हो, राइट। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मिलने वाला, सर्वत्र व्यापी, दैट इज ओमनी। तो जहां भी ओमनी आए इसको किसी स्पेसिफिक पार्ट में नहीं रखना है। ठीक है, कीवर्ड्स देखते हैं क्या क्या है। एडिबल हमने देख लिया, एडिबल इज जो चीज खाई जाती है। नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो दीज वर द कीवर्ड्स। आपने देखा एक चैप्टर मुश्किल से 2 से 4 मिनट में खत्म हो गया, ऐसे ही सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जानना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर रहा है राइस से, तूर दाल से, है ना। ये आपको बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब हमारे डाइट का पार्ट है। कंपोनेंट ही तो पूछ रहा है। अब नाउ सी, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स हैं बच्चों की क्लास के लिए, प्रोटीन का टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, विच इज हमारे किसी यूज का नहीं, तो उसको हम स्किप करते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, यही सब तो और हमसे पूछा भी जाता है। विटामिन का रिच सोर्स क्या है, प्रोटीन का रिच सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स क्या है। और यहीं से आपकी नॉलेज भी बनती है कि हम जो खा रहे हैं वो किस फॉर्म ऑफ फूड को खा रहे हैं। How would we know कि potato is a rich source of carbohydrates and lentils are good source of proteins?
पता होना चाहिए कि विटामिन ए किस में मिल रहा है और विटामिन सी किस में मिल रहा है, ये यहीं से तो हम जानते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर फैट्स, ये फैट को टेस्ट कर रहा है। फैट भी हमारे फूड का एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, गुड फैट हम खाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, ये ऑयल के टाइप आपको बता रहा है, नट्स, सॉरी, नट्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल। अभी अभी जितने भी हेल्थ अवेयर लोग हैं वो ग्राउंड नट को यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। दे आर स्किपिंग मस्टर्ड ऑयल, कहते हैं मस्टर्ड ऑयल को कम यूज़ करो, डेंसिटी ज़्यादा होती है। घी, मिल्क, बटर, क्रीम, ये सब आपको टाइप ऑफ फैट्स बता रहे हैं, और डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, यू शुड नो द रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। हम सॉल्ट तो खाते ही हैं, टाटा का सॉल्ट हो गया। फॉस्फोरस होना चाहिए हमारी बॉडी में, हमारे लिए सब न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, तो फॉस्फोरस हो गया। आयरन होना चाहिए, आपको स्पिनच खाना चाहिए। कैल्शियम का रिच सोर्स है मिल्क, एग्स। बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन कई बार ये सब नहीं जानने की वजह से जब इन्हीं का लेवल अप हो जाता है, इन्हीं को जब हम कोटिंग करके पढ़ते हैं, राइट, जब हमें सेग्रीगेट करना होता है कि चलो विटामिन में डिवाइड कर दो कि कौन सा विटामिन ए का सोर्स है, कौन सा विटामिन सी का सोर्स। और मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, 4 ऑप्शंस दिए हैं, एग्जामिनर खुद कंफ्यूज्ड है कि आंसर कौन सा सही होगा। तो यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सब के सोर्स क्या है। आप देखिए फॉस्फोरस में मिल्क भी है, बनाना भी है, चिली भी है, तो ये सब क्या है, रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब कहीं क्वेश्चन आ गया कि मिल्क में फॉस्फोरस होता है, अब जिसको ये नहीं पता होगा वो कैसे टिक करेगा, कौन सी बुक में जाके पढ़ोगे। और जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने के फॉर्मेट में आ जाते हैं तो इतनी डिटेलिंग कौन पढ़ेगा, इतने बेसिक्स को कौन पढ़ेगा कि मिल्क में फॉस्फोरस होता है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। डाइटरी फाइबर्स की बात कर रहा है और बैलेंस डाइट की बात कर रहा है कि बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, जिसमें सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बैलेंस हो, दैट इज अ बैलेंस डाइट। रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, वाटर का इनटेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी deficiency, obesity, obesity, what is it, do you think? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods. We may end up suffering from a condition called obesity. कई बार फैट कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है कि ओबेसिटी कभी कभी जेनेटिक भी हो जाता है। और जिन लोगों को आपने अगर ओबेसिटी से कभी सफ़र करते देखा होगा, हाउ डिफिकल्ट देयर लाइफ इज, यू नो व्हाट ओबेसिटी इज। डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होता है, आपकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए की कमी हो गई, आँख खराब हो गई। विटामिन सी की कमी से आपके स्किन खराब हो जाता है। ई की कमी कर लो, बाल खराब होने लगते हैं। तो आपके बॉडी से ही सिम्टम्स आने लगते हैं डेफिशिएंसी के, कि आपके शरीर में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। ठीक है, कुछ एक चार्ट दिया हुआ है। अब आप देखिए चार्ट 6 स्टैंडर्ड का है। मैं फिर से कहूंगी, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आप रिलेट करेंगे कि क्या ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं देता है कि आपको इस बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है कि जो चीज 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को बताई जा रही है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों से वो क्यों नहीं पूछेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ठीक है, इन सब की डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो डिसऑर्डर दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, सिम्टम्स तक दे रखा है, पुअर विजन, अभी भी पूछते हैं। आप किसी भी पीसीएस के क्वेश्चन को देखिएगा, ऑल्टरनेट ईयर वो पूछ देते हैं कि विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन होता है। बी 1, हम जब साइंस का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे तो बी 1 से लेके बी 9 तक को पढ़ेंगे, बी 12 तक को पढ़े लेंगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है टाइप ऑफ विटामिन बी। ओके, तो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो जब भी आप खुद को कमजोर फील करें, ये माने कि हमारे अंदर विटामिन बी 1 की कमी है। ठीक है, विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी इज ब्लीडिंग गम्स, बिना मतलब के कुछ ऐसा खाया नहीं है लेकिन गम से ब्लड आ रहा है, तो दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। विटामिन डी डिफिशियंसी, रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट।
अभी सबसे ज्यादा जो कॉमन डेफिशिएंसी है इन द यंग, इन द वर्किंग क्लास, इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। स्टूडेंट लेट नाइट पढ़ते हैं, सुबह उठते नहीं है, सुबह की धूप उनको लगती नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंट। जितनी वर्किंग क्लास है उन वो सुबह उठते हैं, ऑफिस में जाके बैठते हैं, रात शाम को निकलते हैं 7-8 बजे, नो एक्सपोजर टू सनलाइट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जिसकी वजह से बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती जा रही है। तो जब भी आपको टाइम मिले, अगर अपने शेड्यूल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अपने आप को सुबह की जो सनलाइट होती है 6, 6:30, 7 बजे की या 8 बजे तक की, ज़रूर 10-15 मिनट आप सनलाइट में बैठें। आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने हड्डियों को अगर मजबूत रखना है आपको। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डीके, कैल्शियम की कमी है, दांत सड़ने लगेंगे। आयोडीन, यू नो द डिफिशियंसी इज ग्वाइटर एंड आयरन की वजह से एनीमिया। इंडिया में 50, 60, 70% तक विमेन, अगर आप डेटा चेक करेंगे, जस्ट नो द एक्यूरेट डेटा, कि इंडिया में 55% औरतें एनीमिया से सफ़र करती हैं। इंडिया में एनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन विमेन। ओके, किस चीज़ की कमी से होता है? आयरन की कमी से। तो आपने देखा कि 6th क्लास में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जब हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं तो रटना शुरू करते हैं, रटो विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड हाउ कितना बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमारे मेजर टेकअवेज थे, किससे? कंपोनेंट ऑफ फूड से। आपने देखा कितना बेसिक था, कितना इंपॉर्टेंट था और कितना इजी था। ठीक है, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत टाइम नहीं लगा रहे हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहीं हम टाइम लगाएंगे। हमारा अगला चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक, अभी आप जितना भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन। करेक्ट। दो तरह के फाइबर होंगे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में आ गया आपका सिल्क विल्क, ठीक है, जो नेचुरली हम जिन फाइबर्स को सोर्स कर पा रहे हैं। दूसरा सिंथेटिक फाइबर जो केमिकली लैब में प्रिपेयर हो रहा है। तो नेचुरल फाइबर में क्या आ गया? कॉटन और जूट। आपने अगर इवन इफ यू आर अ बिगिनर, यू मस्ट नो कि कॉटन की क्या कंडीशंस होती हैं, कॉटन को कल्टीवेट करने की कंडीशंस। जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल लगता है, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स में वो आपको 6th क्लास के बच्चे को बता रहा है, किसके बारे में? कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, वुल के बारे में, सिल्क के बारे में। तो ये सारी चीज़ें अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आप अभी अगर पीसीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इनके ये 4 टॉपिक फेवरेट हैं। They ask about cotton, they ask about jute, they ask about silkworms and they ask about wool. वो किसी न किसी पश्मीना वुल के बारे में पूछ लेते हैं। तो कॉटन, जूट और वुल एंड सिल्क, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर्स हो गए जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे कि जूट का हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में किस स्टेट से होता है? दूसरा है हमारा पॉइंट सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? जो लैब में केमिकली प्रिपेयर हो रहा है। क्या क्या प्रिपेयर हो रहा है? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। और मैं आपको बताऊं, अभी जब हम साइंस को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो इन सब को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा पर्पस यही है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, आपको बताना कि जिन चीज़ों को इनने बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है उससे क्वेश्चन तो बनना ही है, तय है कि वो पूछेंगे पूछेंगे। ठीक है, अब नाउ सी, कॉटन के प्रोसेसिंग को इनने यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। हाउ? द फ्रूट ऑफ द कॉटन बॉल आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन। ठीक है, आफ्टर maturing the balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. और ये गिनिंग पहले 60s 70s में
गाँव में रोजगार देने के लिए, विलेजेस में रोजगार देने के लिए, माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज टू शेयर दिस थिंग विद मी, कि उनको गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट आता था इस गिनिंग प्रोसेस के लिए, कि वो बैठ के ऐसे फाइबर्स निकालते रहते थे सीड से विद देयर हैंड ओनली. ओके, बट नाउ दे आर advanced machines for this. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. अब now see, cotton is in detail. तो उन्होंने जूट की भी डिटेलिंग बताई है कि इंडिया में जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. आपके पास 3 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ठीक है. अब now it is normally harvested when it is in flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed for water for few days. The stems rot and fibers are separated by hand. ठीक है. मतलब कॉटन और जूट इंपॉर्टेंट है. जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में भी कॉटन और जूट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. 11th स्टैंडर्ड में भी कॉटन और जूट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ही पढ़ेंगे, नो अदर बुक. तो आगे चलते हैं. ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. आपको यार्न एक टर्म है और आपको ये दिखा भी रहे हैं कि कैसे यार्न बन रहा है कॉटन से. मैंने जैसा बोला कि पहले हाथों से बनाते थे, फिर चरखा से बनाने लगे, और फिर मशीन्स आने लग गई इन सब चीज़ों के लिए. और यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग. हमने देखा पहले पीछे हमने एक वर्ड देखा था, गिनिंग. गिनिंग ऑफ कॉटन, इसमें क्या था, सीड से फाइबर्स को अलग करना. उसके बाद यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग. तो हमने गिनिंग देखा, स्पिनिंग देखा. अब जैसा कि मैंने आपको अपने ग्रैंडमदर की स्टोरी शेयर की कि गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट आता था खादी ग्राम उद्योग के अंदर, कि जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको रोजगार दो, थोड़े बहुत वे पैसे कमाएंगी. तो मेरी दादी लास्ट तक कंप्लेन करती थी कि मेरे 180 रुपए रह गए हैं, गवर्नमेंट ने दिए नहीं है, मैंने इतने कॉटन के धागे बनाए थे. तो ये महात्मा गांधी का प्रोजेक्ट था. महात्मा गांधी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए, कि चरखा चलाना सिखाओ उनको, कि एटलीस्ट वो अपनी बेसिक खर्चे को निकाल सके. The use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported clothes made in the मिल्स ऑफ ब्रिटेन. उनका कहना था कि तुम घर में ही चरखा चला के सूत काटो, उस सूत से क्लोथ्स बनेंगे और उसी को यूज करो, और ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करना है. दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द कॉटन. उसके बाद द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. तो हमने 3 टर्म सीख लिए. कौन कौन से, वी लर्नड जिनिंग. ये सब आगे भी पूछते हैं, मैं आपको बता दूं, इन सब वर्ड्स को आप लाइटली मत लेंगे. जिनिंग इज इंपॉर्टेंट, स्पिनिंग इज इंपॉर्टेंट. बाद में हमें इतने एडवांस लेवल पे चीज़ों को पढ़ना होता है और इतने नए नए टर्म्स से हमारा इंट्रोडक्शन होता है कि इन बेसिक टर्म्स में हम उलझ जाते हैं कई बार. और फिर आता है वीविंग. जब यार्न्स के सेट, 2 सेट को मिला के हम क्लॉथ तैयार कर लेते हैं, तो दैट इज वीविंग. ओके. यहाँ एक वुमन की पिक्चर भी दी हुई है. कैसे ये हैंडलूम, अभी भी हैंडलूम साड़ीज आर वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता है. फिर आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नीटिंग, बुनना. तो ये फाइबर और फैब्रिक समझा रहे हैं कि कैसे बेसिक लेवल से शुरू होता है. प्राइमरली सब हाथों से ही किया जाता था, बाद में बड़ी बड़ी मशीन्स आई हैं. ओके, नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम से. एक बार हम कीवर्ड्स को देख लेते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं हमारे. कॉटन वुल देख लिया हमने, फैब्रिक देखा, फाइबर देखा, निटिंग देख लिया, स्पिनिंग, वीविंग और यार्न. तो हमने कीवर्ड सारे देख लिए हैं, थोड़ी बहुत स्टोरी भी जान ली है, और खादी ग्राम उद्योग का भी जिक्र आ गया इसी में. अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, है ना. सबसे पहले बच्चों को यही सिखाया जाता है, अपने बुक्स को अलग रखो, कपड़ों को अलग रखो, जूतों को अलग रखो, सॉक्स को अलग रखो. तो अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होने की जो शिक्षा है ना, वो आपको 6 से पहले से देना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अभी हमको ये क्या समझाएंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वुड, पेपर, लेदर, ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको बता रहे हैं.
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बताएंगे कि किस तरह के मटेरियल में, प्लास्टिक में रखेंगे हम, ग्लास में रखेंगे और अदर वुड में रखेंगे, तो ये सारे सॉर्टिंग हमें समझाया जा रहा है। अब अगर आप इसको रिलेट करेंगे, यू वुड नो कि जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज को हम पहले पढ़ रहे हैं, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इसकी इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज हार्डनेस, कि किसी भी चीज के हार्डनेस को पहले हम देखते हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, इजिली कंप्रेसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट इज soluble और insoluble, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, राइट। कि कोई भी चीज आपने, शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, ये सोल्यूबल है या नहीं है ना। आप देखेंगे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर सल्यूट्स, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या, हर ऑल्टरनेट ईयर किसी न किसी पीसीएस में सॉल्युबिलिटी को लेके क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी एक उनका फेवरेट टॉपिक है, जिसमें वो सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स, इन तीनों के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हमने देखी। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कि किस कौन कंप्लीटली सोल्यूबल है, कौन पार्शियली सोल्यूबल है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी एंड ओपेक। ठीक है, तो तीन टर्म्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट, जो कंप्लीटली सी थ्रू हो जाए, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हमें दिख जाए, दैट इज ट्रांसपेरेंट। पार्शियली जब दिखे, दैट इज ट्रांसल्यूशेंट। आप कभी भी ये कोई बटर पेपर को ऐसे किसी बटर पेपर से देखेंगे या थिन पेपर से देखेंगे, तो आपको ट्रांसल्यूशेंट दिखेगा, बहुत पार्शियली दिखता है ना, क्लियर नहीं दिखता है। और ओपेक जो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसके अपोजिट साइड हम कुछ भी नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट तो देख लेते हैं, वही चीजें हैं। हमने कीवर्ड्स देख लिए हैं, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। दिस वाज बेसिक था, लेकिन इसी के बेसिस पे हमारे आगे चैप्टर्स बनेंगे, जहां हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आवर चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब सेपरेट हम कब कर पाएंगे, इन्होंने पहले ही आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस बता दी। जब हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तभी तो उसको हम अलग अलग क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप में उस सब्सटेंस को रखेंगे। तो दिस इज द चैप्टर अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन क्या क्या हो सकता है। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग अब आप ये घरों में भी देख सकते हैं, किचन में भी चावल से दाने चुनते वक्त आप देख सकते हैं, दैट इज हैंड पिकिंग। और किसी भी छोटी मोटी चीज को जो इजीली जिसको हम अलग कर सकते हैं, तो हाथों का काम हो जाता है वहाँ। थ्रेशिंग, आपने थ्रेशिंग देखी होगी, जो थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें थ्रेशर्स देखा होगा। आई डू कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो हमारे घरों में थ्रेशर हुआ करता था, गेहूं की थ्रेशिंग होती थी। ठीक है, ग्रेन्स को उनके जो फॉडर से अलग किया जाता था, दैट इज थ्रेशिंग, है ना। फिर आ गया विनोइंग, पिक्चर से ही क्लियर है। बहुत सारे अनाज को ऐसे थोड़ा हाइट पे करके, तो जो लाइटर मटेरियल था, हस्क, वो निकल जाता था, और जो ग्रेन वो उड़ जाया करता था हवा में, और जो ग्रेन है वो नीचे आया करता था। तो दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ सेपरेशन। तो वी सॉ व्हाट, वी सॉ हैंड पिकिंग, वी सॉ थ्रेशिंग एंड विनोइंग, एंड द नेक्स्ट वन इज सिविंग। सिविंग क्या है, चालना, किसी भी चीज को सीव करना। ठीक है, चाय पत्ती को भी हम छान लेते हैं, वो भी सिविंग ही है। आपने रेत को सीव करते देखा होगा, सीमेंट को सीव करते देखा होगा, तो दैट इज सिविंग, चालना। ओके, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन वी नो, फिल्टर तो आजकल वेरी कॉमन हो गया है, हर घर में फिल्टर हो रहा है, फिल्टर कॉफी भी होती है। ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गया, और डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज व्हाट, गर्म पानी किया आपने, जो इम्प्योरिटी है अगर वो नीचे आ गया, दैट इज सेडिमेंटेशन।
And what is decantation? When the water is removed, the process is called decantation. When the heavier component in a mixture settles after water is that is added, जो भी heavier material है वो नीचे जम गया तो that is sedimentation, sediment उसी को बोलेंगे. और जब पानी along with the dust is removed, that is decantation. और filtration, हमने जो छन्नी से छान लिया, फिल्टर किसी भी चीज को आपने फिल्टर कर लिया, that is filtration. ये इन सब वर्ड से हम ऑलरेडी अवेयर हैं. इवापोरेशन हो गया. व्हाट इज इवापोरेशन? आपने पानी को हीट किया, ऊपर वेपर आ गया, दैट इज इवापोरेशन. कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कंडेंसेशन. तो इवापोरेशन का ठीक उल्टा क्या हुआ? कंडेंसेशन. ठीक. अभी कंडेंसेशन हम देखेंगे कहाँ. इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम. एटमॉस्फेयर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, जब हम रेन पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड पढ़ेंगे, तो इन सब का बहुत यूज होने वाला है. हम 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में जितनी चीजें पढ़ेंगे, आई स्वेयर जब हम 11th-12th की एनसीईआरटीज में एंटर करेंगे तो ये सारी इतनी यूजफुल रहने वाली हैं. आप 9th क्लास की ज्योग्राफी को अगर नहीं पढ़ोगे तो 11th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो 11th क्लास की जो ज्योग्राफी होगी बहुत स्मूथली जाएगी. ठीक है. तो हर टेक्स्ट बुक को, हर एनसीईआरटी, हर क्लास को बहुत ध्यान से देखना है. हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी सॉ इवापोरेशन, कंडेंसेशन. आगे इसमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जो जानते हैं उसमें वक्त नहीं बर्बाद करेंगे. ठीक है. तो दे आर फ्यू कीवर्ड्स. चर्निंग. चर्निंग आपने देखा है, कभी मक्खन निकालते आपने देखा होगा, तो दैट इज चर्निंग. कंडेंसेशन, डिकेंटेशन हमने देखा, इवापोरेशन देख लिया, फिल्टरेशन देख लिया, हैंड पिकिंग देखा, सेचुरेटेड सोल्यूशन. आगे हम सोल्यूशन को पढ़ेंगे तो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सेडिमेंटेशन, सीविंग, सोल्यूशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ओके. तो वी आर डन विद दिस चैप्टर होपफुली. ओके. तो चर्निंग हमें पता नहीं पीछे मिला था कि नहीं मिला था. आई थिंक आई स्किप्ड इट. सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी चीज़ सेचुरेट, हमारा दिमाग भी ना सेचुरेट हो जाता है पढ़ते पढ़ते. एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि अब दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है, तो दैट इज सेचुरेशन. दिमाग में जब जाना बंद हो जाए तो दैट इज सेचुरेशन. वो स्टेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो एक सोल्यूशन की भी हो सकती है कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने नमक या चीनी मिलाना शुरू किया. एक टाइम के बाद इतना नमक या चीनी मिला देंगे कि घुलते घुलते उसकी सॉल्युबिलिटी एंड हो जाएगी. दैट इज सैचुरेशन. कि उस एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद देयर विल बी नो सोल्यूशन. ओके. तो दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि जहाँ एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सेडिमेंट्स बनने लगे, डिजोल्व होना बंद हो जाए. जहाँ डिजोल्व होना बंद हो गया, दैट इज सैचुरेशन. ओके. नेक्स्ट आ गया हमारा चैप्टर चेंजेस अराउंड अस. ठीक है. अब चेंजेस अराउंड अस में हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज को पढ़ना है. लाइक चेंजेस क्या क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन, इवापोरेशन, एक्सपेंशन. ये जो की वर्ड्स है, दिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट. कि चेंज, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पढ़ेंगे हम. स्प्रिंग पढ़ेंगे आगे, तब इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे. इवापोरेशन, वी सॉ व्हाट इज इवापोरेशन. एंड कंडेंसेशन ऑल्सो, ये लास्ट चैप्टर में देख लिया. एक्सपेंशन हमने देख लिया, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ एक्सपैंड कर रही है, अपनी उसकी प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, एक्सपैंड करना. एंड मेल्टिंग, पिघल जाना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब की वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. ठीक है. ज़्यादा टाइम देना नहीं है, हम इन वर्ड्स को जानते हैं. Getting to know plants. Now this is important. Why it is important? अब आप जब फॉरेस्ट साइड के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, तो वहाँ इन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चन पूछते हैं. हर्ब्स, श्रब्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या बेसिस है क्लासिफाई करने की कि हर्ब्स कौन से हैं, श्रब्स कौन से हैं,
ट्रीज किसको बोलेंगे। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर हियर कि हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक चार्ट है बच्चों के खेलने के लिए कि ग्रीन टेंडेड थिक इनसे हमें क्या मतलब है। वी आर सो ग्रोन अप नाउ। स्टेम क्या होता है, स्टेम का काम क्या होता है, पानी कंडक्ट करना, है ना, वाटर कंडक्ट करके रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना। ठीक है, आगे जब हम चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टेम के अंदर हम जाइलम फ्लोएम जैसी चीज़ों को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी अभी इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, बहुत दूर नहीं है। 7th 8th स्टैंडर्ड की जब हम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें जाइलम फ्लोएम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। अभी हमें ये लीफ के बारे में बता रहा है कि द पार्ट ऑफ अ लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। देखिए पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड, 4 ऑप्शंस दे दिए, ऐसे ही नाम दे दिए। अब देख जानते रहो कि पेटियोल कहाँ है, तो पेटियोल हो गया ये जो, दिस इज पेटियोल। ठीक है, इस पार्ट को पेटियोल बोलते हैं। ओके, लेमिना क्या हो गया, जो किसी भी पत्ती का जो ब्रॉडर पार्ट है दैट इज लेमिना। ये जो ब्रॉडर पार्ट है दिस इज लेमिना। तो आपको लीफ के बारे में बताया। वेन्स, ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं दिस इज वेन्स, हमारे अंदर भी वेन्स होती हैं। जो बीच वाली लाइन है इसको मिड रिब कहते हैं, मिड रिब, बीच वाली लाइन है इसलिए मिड रिब। और फिर ये साइड साइड वाली जो है ये वेन्स हो गई। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, 2 टर्म्स और है। लीफ की वेनेशन का टाइप टाइप क्या है, रेटिकुलेट और पैरेलल। इस पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि टर्म है तो जान लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि रेटिकुलेट वर्ड यू शुड नो, रेटिकुलेट वर्ड इज नेटवर्क, नेट जहां जाल बन जाए दैट इज रेटिकुलेट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो रेटिकुलम वर्ड आएगा, तो रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, जाल, नेट। तो जहां भी वेनेशंस ऐसी पैरेलल है, पत्ती की वेनेशंस अगर ऐसी पैरेलल है तो ये पैरेलल वेनेशन है। लेकिन कुछ पत्तियां आप देखेंगे जहां ऐसे जाल बनी रहती है। ठीक है, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो 2 टाइप का लीफ का वेनेशन है, कौन कौन सा, पैरेलल और रेटिकुलेट। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ नहीं है, ट्रांसपिरेशन बता रहा है, सॉरी, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो यू शुड नो 2018 या 19 में ट्रांसपिरेशन को लेके क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट था, लेकिन जिसको समझ होगी वही बना पाएगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पत्तियों से जो या प्लांट से जो वेपर के फॉर्म में पानी बाहर आ रहा है दैट इज ट्रांसपिरेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, दिस थिंग इज मिसिंग इन कहाँ के प्लांट्स, जेरोफाइट्स में। जो डिजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों पे इतनी वैक्स की कोटिंग होती है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके और अंदर प्लांट के इनसाइड द प्लांट वाटर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके। और इसी को कॉन्सेप्ट बना के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बाद में पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा। तो यू मस्ट नो व्हाट ट्रांसपिरेशन इज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें बता रहे हैं जो हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है। रूट्स के बारे में बता रहे हैं, स्टेम के बारे में बता रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की, हाउ रूट्स एंड स्टेम्स आर सपोर्टिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स। 2 पॉइंट है, टैप रूट और लेटरल रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या है, दैट इज मेन रूट, दैट इज टैप, ये मेन रूट आपको जो दिख रहा है दैट इज टैप रूट। बी क्या है, फाइब्रस रूट। आप फिगर्स पिक्चर से ही क्लियर है कैसा फाइबर जैसा निकला हुआ है। और टैप रूट से जो स्मॉल स्मॉल रूट्स निकल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। लेटरल जहां भी आ गया दैट मीन्स साइड वाला पार्ट, लेटरल ग्रोथ, तो साइड वाला ग्रोथ। तो टैप रूट, लेटरल रूट और फाइब्रस रूट्स यू कैन सी विद द फिगर। ठीक है, ये एक मेन रूट होगा किसी भी, एक मिनट, किसी भी प्लांट का ये एक
किसी भी प्लांट का, सॉरी ये पता नहीं पेन का क्या हो रहा है, तो ये किसी भी प्लांट का ये एक रूट होगा, मेन रूट। ओके, और इससे निकलेंगे ये लेटरल रूट। सो दिस इज मेन रूट, इसी को टैप रूट भी बोलते हैं, टैप रूट। और ये जो साइड से निकल रही हैं, दिस इज जो स्मॉल रूट, दिस इज लेटरल रूट्स। ओके, और दिस इज फाइब्रस, जो फाइबर जैसी बनी हुई है, जाल जैसी बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लांट पार्ट्स पे चलते हैं। ठीक है, प्लांट पार्ट्स पे आपने, अब आपको अपना स्कूल टाइम याद आएगा, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पता चलेगा कि 4 वॉल्स के बारे में हम पढ़ते हैं किसी भी फ्लावर के। दैट इज, वेट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जिनीसियम। ठीक है, तो कैलिक्स इज द आउटर होल, जो सबसे बाहर का जो सर्कल होता है किसी भी फ्लावर का, वो कैलिक्स होता है। और you should know what you should know, सेपल्स, दीज आर सेपल्स। आपको वर्ड दिया हुआ है तो उसकी एक पत्ती को कहते हैं सेपल। एंड फिर आता है अपना कोरोला, जो कलरफुल लीव्स होती हैं, कलरफुल जो पत्तियां होती हैं किसी भी फ्लावर की, जिसका एक यूनिट होता है पेटल। तो सेपल के वर्ल को कहते हैं कैलिक्स, फिर आता है पेटल। एंडोसियम किसी भी प्लांट का मेल पार्ट होता है। वी नो कि आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसी चीजें होती हैं, तो वहां भी मेल और फीमेल होता है। तो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड जिनीशियम इज द फीमेल पार्ट। और ये GYN वर्ड जहां आता है, प्रीफिक्स दैट रिलेट्स टू फीमेल, आपने गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा। ओके, तो ये GYN आप ज्यादातर देखेंगे जहां फीमेल रिलेटेड चीजें हैं, GYN। सो द मेल पार्ट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये जो स्टेमन, एंथर का पार्ट होता है, एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमन, और स्टेमन का पार्ट होता है ये एंथर, सैक जैसा जो बना हुआ है, और इसका ये दिस इज फिलामेंट। ठीक है, सिमिलरली जो पिस्टिल है, जिनोसियम का पार्ट, ये पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, फर्टिलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टिग्मा के बाद है ये स्टाइल, ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके, पिस्टिल के, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ सी, इस ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल्स। यू शुड नो कि ये जो बीडिंग्स हैं, ये आपको ओवरी का स्ट्रक्चर दे रहा है। बहुत ध्यान से देखना, अक्सर ये सवाल आता है कि ओवरी मॉडिफाई होता है प्लांट के किस पार्ट में, और ओव्यूल्स मॉडिफाई होता है प्लांट के किस पार्ट में। ये फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी प्लांट पार्ट पूछा जाता है तो PCS वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ ही देंगे। उनको लगता है बच्चे ओवरी और ओव्यूल जैसे टर्म्स को सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो भी जाते हैं। आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग कि बायोलॉजी तो समझ में नहीं आती, ये क्या ओवरी, ओव्यूल और प्लांट्स पार्ट्स। अब देखिए, अब 6th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, आप किससे कंप्लेन करेंगे कि हमें 6th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस की हुई चीजें नहीं आती हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेकोरेटेड सर्विसेज ऑफ इंडिया, राइट। सी, तो ये है ओवरी, जो हमने पढ़ा कि फीमेल प्लांट के फीमेल पार्ट का एक पार्ट है ये ओवरी, और ओवरी के अंदर जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज ओव्यूल्स। ये ओवरी बन जाता है फ्रूट, और ये ओव्यूल्स बन जाता है सीड। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो मॉडिफिकेशन है इसको याद रखेंगे, यही याद कर लेंगे कि जो प्लांट पार्ट है उसका फीमेल पार्ट, दैट इज पिस्टिल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज स्टाइल, जो फनल शेप्ड होता है, फिर होता है स्टिग्मा, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और होता है ओवरी। उस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी मॉडिफाई कर जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। होपफुली वी आर डन विद दिस। वी हैव कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स हैं जो पीछे छूट गए, वो यहाँ कवर हो जाएंगे, लाइक क्लाइंबर्स,
क्लाइंबर्स, कंडक्ट, क्रीपर्स, फाइबरस रूट्स, हर्ब्स। तो एक क्लाइंबर्स हमने नहीं देखा, क्लाइंबर्स क्या होते हैं आपने देखा होगा लौकी, अगर आपने लौकी का कभी पौधा देखा होगा तो वो इजीली क्लाइम कर जाता है, दैट इज क्लाइंबर्स टाइप ऑफ प्लांट्स। क्रीपर्स, क्रीपर्स में क्या होता है, टेंड्रिल्स निकल जाते हैं, वो वॉल पे चिपकता हुआ, कहीं भी चिपकता हुआ ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है, दैट इज क्रीपर्स टाइप ऑफ प्लांट्स अगेन। कंडक्ट, फाइब्रस रूट्स, हर्ब्स, लेमिना, लेटरल रूट्स, मिडरीब, ओव्यूल, पैरेलल वेनेशन, पेटल, पेट्यूल देख लिया हमने, फोटोसिंथेसिस देख लिया, सॉरी, और रेटिकुलेट वेनेशन देख लिया, सेपल देखा, श्रब्स देखा, स्टेमन देखा, टैपरूट देखा, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज एंड वेन्स। तो हमने इतनी चीजें देख ली, ओके। So let's move to our next chapter, that is body movements. Before that, I need a water break. Okay, let's resume. Body movements, human body and its movements, correct? Um, जब हम एडवांस सेक्शन में जाएंगे, एट्थ की बुक में है, और नाइन्थ में भी है शायद, तो हम वहाँ बॉडी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। और जब हम बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोशन ऑफ बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप कि कहाँ से क्वेश्चंस क्यों आते हैं, वो सब क्वेश्चंस उनका पर्पस होता है ये चेक करना कि जो हम बचपन से तुम्हें पढ़ाते आ रहे हैं उन बेसिक चीज़ों के बारे में तुम्हें नॉलेज है या नहीं, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि वाई डू दे आस्क अबाउट कि पेट के अंदर कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, डाइजेशन में कौन से एंजाइम यूज कर रहे हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन गला रहा है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट गला रहा है, क्यों क्यों पूछते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि उनका पर्पस है, उनकी ऑब्जेक्टिव है ये चेक करना कि आपको फंडामेंटल भी आता है नहीं। वो आपको सर्जरी नहीं पूछ रहे हैं, वो चाहते हैं अपने हर कैंडिडेट को सेम लेवल पे लाना, कि अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी है फिर भी उसे बेसिक साइंस आना चाहिए, और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको बेसिक ह्यूमैनिटीज आना चाहिए। तो उनको अपने सारे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे वो लेके आते हैं, और तब आपसे वो टेस्ट लेते हैं, और जिसका लक प्रिवेल करता है दैट इज इन, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजिक हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, विद सम स्मार्टनेस, स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड हार्ड वर्क। तो हमारे पास क्या पॉइंट है कि लोकोमोशन ऑफ बॉडी में सबसे अच्छी पॉइंट जो समझने लायक है वो है जॉइंट्स, है ना। वो जॉइंट्स हमारा, दिस इज हिंज जॉइंट हो सकता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो सकता है, पाइवट जॉइंट हो सकता है, साइनोवियल जॉइंट हो सकता है। तो उन सब जॉइंट्स को तो हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल जो यहाँ छोटे छोटे जॉइंट्स दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो जॉइंट्स क्या है कि जब भी टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कनेक्टेड दैट इज अ जॉइंट, वेरी सिंपल वर्ड। दो तरह के जॉइंट्स यहाँ हैं, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पाइवटल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है कि हॉलो स्पेस होता है जो हमारा ये आर्म्स का जॉइंट है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवटल जॉइंट हो गया आपका नेक जॉइंट, जहाँ आवर नेक जॉइंट्स द हेड, दैट इज पाइवटल जॉइंट। उसके बाद एक जॉइंट आपको पढ़ा रहा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज दिस जॉइंट, पाँव में भी है, घुटने के पास, ये दिस इज कनेक्टेड विद द हिंज जॉइंट, एंड दिस इज ये जो आपका एल्बो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है। There are some bones in our head that are joined together at some joints, but these bones cannot move. So these are called fixed joint. और ये सब फ्रेमवर्क मिलके क्या बना देता है, स्केलेटन। हम आगे पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम को भी, हम एक्सिस को भी पढ़ेंगे हम, और अपने बॉडी के अदर जॉइंट्स को, कार्टिलेजेस को, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब को पढ़ेंगे आगे डिटेल में।
यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपको जॉइंट से इंट्रोड्यूस कर दिया है और ह्यूमन स्केलेटन दिखा दिया है आपको कि इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है। हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम में उनके अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका नाम क्या है, ये सब पढ़ेंगे। हाथों की हड्डियां पढ़ेंगे, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। विल रीड ऑल इन नेक्स्ट नॉट एडवांस क्लासेस। ठीक है, आइए तो आगे हम देखते हैं रिब केज के बारे में। एज आई टोल्ड यू कि रिब केज, बैक बोन, शोल्डर बोन्स, पेल्विक बोन्स, जो ये हमारे थाई बोन्स हैं, पेल्विक बोन्स, कार्टिलेज, मसल। मसल के बारे में हमें ये बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, अभी यहाँ मसल को डिटेल में पढ़ना बहुत सही नहीं रहेगा, नहीं तो हम आगे एडवांस क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, आगे एनसीईआरटीज भी तो हमें पढ़नी है। लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको आपका इंट्रोडक्शन 6 स्टैंडर्ड में हो जाता है। कार्टिलेज, या आपका ये पिन्ना, दिस नोज, दिस ऑल इज कार्टिलेज। ठीक है, बैकबोन के बारे में हम जानते हैं। आइए नेक्स्ट, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुंच गए हैं तो मैं आपको एक जैक बता रही हूँ। क्या आपने कभी भी यूपीएससी का पीवाईक्यू देखा हो? अगर स्टेट पीसीएस, बी यू आर फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आप कहीं से भी हैं, आप देखेंगे ह्यूमन के अलावा भी 2-4 जानवर हैं जिसके बारे में कमीशन क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आपको बताती हूँ उन जानवरों का चुनाव कैसे होता है। 6th स्टैंडर्ड में आपको आपका टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ा रहा है अर्थवर्म के बारे में। इट्स वेरी कॉमन टू फाइंड क्वेश्चंस अबाउट अर्थवर्म। वो आपको फार्मर्स फ्रेंड करके पूछ लेगा, अर्थवर्म के ब्लड को लेके क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी यूपीपीसीएस में रीसेंट क्वेश्चन आया है कि अर्थवर्म के पास कितने पेयर ऑफ हार्ट्स होते हैं। करेक्ट, आपको अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ लेगा, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। मतलब कि उनने जिन जानवरों को, जिस भी क्रिएचर को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है 6 स्टैंडर्ड में, उसी को लेके, उसी के एडवांस्ड वर्जन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब अर्थवर्म को हम पढ़ेंगे, और जहां जहां जो जो सेक्शन है अर्थवर्म का, वैसे तो अर्थवर्म इज अ बिग टॉपिक, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है अर्थवर्म का हम उसको कवर करेंगे। इसको बेसिस बना के कि एनसीईआरटी का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एनिमल क्या है, अर्थवर्म, सो दे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म के बारे में दिखा दिया कि मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म क्या है। रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, देखो रिंग्स जैसा है। पेयर ऑफ हार्ट्स, हाउ मेनी पेयर ऑफ हार्ट्स आर देयर इन अर्थवर्म, आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको पता है। नहीं, हम तो आगे पढ़ेंगे ही। इनका रेस्पिरेशन का टाइप अलग है, रिप्रोडक्शन का टाइप अलग है, चलते हैं बहुत अलग तरीके से। कि ये क्या करते हैं, पहले अपने बॉडी के एक पार्ट को फिक्स करते हैं, फिर दूसरा पार्ट मूव करता है, फिर दूसरे पार्ट को मूव करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट को फिक्स करते हैं। इस तरह से इनका मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. ठीक है, इसका मूवमेंट देख लिया हमने। अगर यहाँ मूवमेंट बता रहा है तो आगे हम रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे अर्थवर्म का। ठीक है, बस फार्मर्स फ्रेंड है ये जान के नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इट ईट सॉइल, सॉइल में क्योंकि ये बोर करता है तो सॉइल को फर्टाइल बनाने का पूरा जिम्मेदारी ले लेता है ये। स्नेल इंपॉर्टेंट है, स्नेल को देखो, मॉलस्क के अंदर आता है, मॉलस्क इंपॉर्टेंट है। पर्ल ऑयस्टर के बारे में आपसे पूछ देते हैं, स्नेल के बारे में पूछ देते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट कुछ जानवर हैं। कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉकरोच भी इनका फेवरेट है। ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच के विजन को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके जॉइंट लेग्स को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो कॉकरोच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाई? फॉर इट्स जॉइंटेड लेग्स, कंपाउंड आईज। कॉकरोच की आंखों में एक साथ 100 इमेज बन जाती, ऐसे टूटी हुई
कंपाउंडाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बर्ड्स को लेके आए दिन नए नए क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आगे देखेंगे। एक भी सेक्शन को मिस नहीं करने वाले, और क्वेश्चन टाइप को तो बिल्कुल मिस नहीं करने वाले वाले हैं कि व्हाई दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। करंट तो करंट, कि करंट का तो कोई भी सोर्स लिमिटेड ही नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जो आपको नहीं आता है वो बहुतों को नहीं आता है। लेकिन ये जो स्टैटिक पार्ट परेशान करता है, वो क्यों करता है? ये स्टैटिक पार्ट का स्टैंडर्ड सोर्स किसी भी कमीशन ने माना क्या है? तो ये एनसीईआरटी को माना है। ठीक है, बर्ड्स उनका फेवरेट है, अगेन फिश उनका फेवरेट है, राइट। टाइप ऑफ फिश वो पूछ लेते हैं, बोनी फिश के बारे में पूछ लेते हैं, 4 नाम दे देंगे आपको, गोल्डन महसीर का नाम दे देंगे, बताइए ये फिश है या नहीं है। ठीक है, तो दे नो कि उनको पूछना क्या है। वो आपको बहुत बेसिक लेवल, फंडामेंटल लेवल से तैयार कर रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम डायरेक्ट भारी भरकम किताबों पे पहुंच जाते हैं, कि जब तक भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ेंगे, 5 सोर्स को रेफर नहीं करेंगे, 10 वीडियो नहीं देखेंगे अलग अलग ट्यूटोरियल्स के वीडियो, तब तक हम कैसे कहलाएंगे कि हम पीसीएस के एस्पिरेंट हैं या बड़ी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हम अंडरस्टिमेट हो जाएंगे, लोग कहेंगे स्कूल की किताबें अभी तक पढ़ रहा है। तो फ्लेक्स भी तो करना है कि हम बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जोक्स अपार्ट, फ्लेक्स फ्लेक्स नहीं करना है। तैयारी जितनी शांति से होगी, जितना हल्ला किए बगैर होगा, रिजल्ट अच्छे आने की प्रोबेबिलिटीज उतनी बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अपने आप कम हो जाता है आपके ऊपर। स्नेक्स, अगेन स्नेक्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि मूवमेंट कैसे होता है स्नेक का। स्नेक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके हियरिंग को लेके, उसके विजन को लेके। स्नेक इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने देखा कि 4-5 जो जानवर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट, ये 6 स्टैंडर्ड की बुक आपको बता रही है। ठीक है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये नहीं कहना ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाऊंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब साथ मिलके पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना के एक साइड रख देंगे, और इसके बाद आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 11th-12th की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ज्योग्राफी की चाहे हिस्ट्री की, साइंस की, तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कुछ 4 चैप्टर्स हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। हाँ, 9th स्टैंडर्ड की कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। 9th-10th को 2 बार रिवाइज कर लेंगे। बाकी 6th 7th 8th को हम जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप कीवर्ड्स नोट कर लेंगे। जहाँ आपको नहीं आता है, जो आता है उसको जबरदस्ती नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स को भारी भरकम करने से तैयारी बहुत मजबूत नहीं हो जाती है। ठीक है, जो आता है उसको स्किप करेंगे। बाकी सीरीज हमने मेजर की पॉइंट्स सबके देख लिए हैं, कीवर्ड्स। आगे चलते हैं। The living organisms and their surroundings. Organisms and the surroundings they live. Habitat and adaptation. Okay. See. अब हैबिटेट एंड एडाप्टेशन को लेके क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपने आर्क बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, आपने थर्मोफाइल्स का नाम सुना होगा, हेलोफाइल्स का नाम सुना होगा। एक बार लिखते हैं, ये एडवांस सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन ये सब यहीं से बनता है। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स, तो यू विल इजीली रिलेट कि हम क्यों एग्जामिनेशन में इन सब पे ध्यान देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग में हम ये पढ़ते हैं कि जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसकी अपनी एक सराउंडिंग बन जाती है, और सराउंडिंग जैसा होता है उसका वैसा एडाप्टेशन हो जाता है। ठीक है, कोई बहुत सहारा डेजर्ट के प्लांट्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तुंद्रा की अलग होती है, ट्रॉपिकल अलग है, रेन फॉरेस्ट के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। सेम गोज विद द एनिमल्स। सहारा डेजर्ट के एनिमल को आप देख लीजिए, पोलर बियर को आप देख लीजिए, है ना, समुद्र में रहने वाले वेल को आप देख लीजिए, सबकी एडाप्टेशंस अलग हैं, सबकी सराउंडिंग्स अलग है। ठीक है, इनका कहना है कि हैबिटेट एंड अडेप्टेशन में कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसॉल्व इनटू इट। क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, तो वहां के जो पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं वो सब यूज टू हो चुके हैं सलाइन वाटर के, और ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व्ड है उसको यूज करने के। ठीक है, तो दिस इज एडाप्टेशन, जो वर्ड मैंने आपको पहले ही बोला। डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स के
वहाँ के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को अडाप्ट किया है। मॉडिफिकेशन उनके लीव्स में हो जाती है, जो लीव्स थॉर्न बन जाता है। कैक्टस में थॉर्न क्यों होता है? अगर लीफ होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत सारा पानी इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा, तो फिर वो प्लांट ऐसे ही सूख जाएगा। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दैट लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स की ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वाटर इनसाइड स्टोर्ड रहे और उनकी सर्वाइवल बनी रहे। ठीक है, तो दिस इज अडेप्टेशन। तो हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग्स वे ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अभी हम आगे पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। Some examples of terrestrial habitats are forests, grasslands, deserts, coastal mountain regions. Very important. आपको टेरेस्ट्रियल, हम आगे इकोलॉजी को भी पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में ये सब आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं। हैबिटेट और नीश हम दोनों ही पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको हैबिटेट के बारे में बता रहा, नीश भी पढ़ेंगे आगे हम। नीश, ओके, राइटिंग वेरी बैडली, ओके। Let me write it again. Okay, better. ओके, तो हैबिटेट और नीश के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम कि एक्वेटिक हैबिटेट्स जैसे टेरेस्ट्रियल होते हैं वैसे एक्वेटिक होते हैं, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपको बता रहा है व्हाट इज बायोटिक। बायो मींस लाइफ, मतलब जो लिविंग कंपोनेंट है दैट इज बायोटिक। हम लोग क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक क्या है? सनलाइट, सॉइल, वाटर, जिसमें लाइफ नहीं है, सब एबायोटिक। ए मतलब नो, एब्सेंस ऑफ लाइफ, दैट इज एबायोटिक। ओके, तो दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, अब जर्मिनेशन वगैरह हमें समझने की जरूरत नहीं है, दिस ऑफ नो यूज, जो यूज का नहीं है उसमें टाइम नहीं जाना है। ठीक है, अभी हमें अडाप्टेशन समझा रहा है, डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स। तो हमने पहले ही देख लिया कि जो डेजर्ट्स के एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, ज़ेरोफाइट भी कहते हैं उनको, तो उनके अपने अडाप्टेशंस। एनिमल का अडाप्टेशन कैसा है? आपने कंगारू रैट के बारे में सुना होगा, ठीक है, कंगारू रैट। अब ये कंगारू रैट एक तो जमीन के अंदर घुस के रहता है, दूसरा ये ऑलमोस्ट सॉलिड यूरिनेट करता है, ठीक है, क्योंकि पानी शरीर में इतना कम है और जो है उसको बचा के रखना है, तो वो ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, उसका डाइल्यूशन ही नहीं होता है, सॉलिड यूरिन। तो इन्होंने अपने एक्सक्रीशन तक को अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, ठीक है। सिमिलरली माउंटेन्स में आप देखें इतने मोटे मोटे पोलर बियर्स को देखिए, इतना फर्ड होते हैं, इतना फैट होता है उनके बॉडी पे टू कीप देमसेल्व्स वार्म। सिमिलरली वहाँ के ट्रीज को आप देखिए, हमेशा कॉनिकल शेप में होते हैं। वाई? ये कॉनिकल शेप की जब स्नोफॉल हो, हैवी स्नोफॉल हो, तो स्नो आराम से नीचे को गिर जाए, ठीक है। तो एडाप्टेशन यू कैन इजिली ऑब्जर्व इन डेजर्ट्स, इन माउंटेन रीजन, इन द प्लेन्स इवन। आप हर जगह, एनिमल हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन लाइफ स्टाइल हो, सब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। इवन योर फूड, इवन योर क्लोथ्स, एवरीथिंग यू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू ग्रासलैंड्स के बारे में बता रहे हैं। ओशंस, पॉन्ड्स एंड लेक्स, प्रीडेटर्स एंड प्रे। जो हंट करता है दैट इज प्रीडेटर, जो हंट हो जाता है वो प्रे। ग्रासलैंड्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ओशंस विल रीड। इकोलॉजी में पॉन्ड्स एंड लेक्स, अभी ये आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। आगे जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम ग्रासलैंड्स को भी पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल के अंदर एक्वेटिक को पढ़ेंगे, हम पिरामिड्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, एवरीथिंग, बायोमास नंबर सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि इन सब चीज़ों को ही वो एक्सपेंडेड वर्जन में आपको बताएंगे और इसी से सवाल पूछेंगे। फिर बोलोगे कहाँ से सवाल आ गया, इट केम आउट ऑफ नो वेयर। नो, इट कम्स फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द फंडामेंटल्स। उसी को ध्यान से पढ़ना होता है, थोड़ा वैल्यू एडिशन करना होता है, और हम एटलीस्ट कहीं लैग नहीं कर रहे होते हैं। सी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम हम थ्रेश होल्ड लेवल पे ज़रूर रहने चाहिए, इतना बेसिक्स हमें आता है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की पोजीशन में होने चाहिए,
ठीक है। और कई बार आप इन इन चैप्टर्स को पढ़ के देखेंगे कि हाउ कॉन्सेप्चुअली क्लियर यू विल बी। फिर लिविंग बींग्स के प्रॉपर्टीज को बताया जा रहा है कि लिविंग बींग्स नीड फूड, दे ग्रो, दे रेस्पायर, दे रिप्रोड्यूस। लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टीज है। एक्सक्रीशन के बारे में बता रहा है। स्टिमुली, स्टिमुली हम 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया पढ़ेंगे स्टिमुलस के बारे में। ट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्टिमुली? किसी भी फैक्टर की वजह से जब रिएक्शन आता है दैट इज अ स्टिमुली। वो सनलाइट हो सकता है, वो आपका टच हो सकता है। बचपन से हम एक फूल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, टच मी नॉट। उसको टच करो तो वो मुरझा जाता है, तो वहाँ स्टिमुली क्या है? हमारा टच। सिमिलरली सनलाइट, सनफ्लावर को आप देखेंगे सन की तरफ झुका हुआ, तो उसके लिए वो स्टिमुली क्या है? सनलाइट। तो दिस इज स्टिमुलस। स्टिमुलस का ही प्लूरल होता है स्टिमुली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीशन के बारे में बता रहा है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ग्रोथ, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीशन, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? लिविंग बीइंग। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब अच्छी बात क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है रिप्रोडक्शन में भी, ओवीपेरस और वीवीपेरस को लेके। वो आपसे पूछ लेगा एक जानवर का नाम जो एग ले करता है। मैमल है लेकिन इट लेज एग। तो रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, राइट? रेस्पिरेशन, हाउ कम इट इज इम्पॉर्टेंट? हमेशा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन बना देता है। बेसिक ही बनता है, बहुत डिटेल में नहीं बनता। वो क्रेब साइकिल आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन बन जाता है। ठीक है। तो लिविंग बीइंग की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस इनमें कीवर्ड्स क्या हैं हमारे पास? adaptation, aquatic habitat, biotic component, excretion, growth, habitat, living, reproduction, respiration, stimulus. So life is beautiful, how they have concluded, and these are the keywords. ठीक है। तो ये जो keywords हैं यही हमारे बड़े बड़े chapters बन जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। 7th में तो नहीं, 10th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे, 9th 10th में, तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। सो वी हैव एंटर्ड द फिजिक्स सेक्शन ऑफ आवर 6th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। ठीक है। टेक्स्ट बुक के फिजिक्स सेक्शन में हम आ गए हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब वाई मोशन इज इंपॉर्टेंट, जितने भी लॉ ऑफ मोशन है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट लॉ से तो आता ही है, वो आपसे पूछ लेते हैं। फर्स्ट लॉ है ना, एनीथिंग टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन और रेस्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ। थर्ड, एक्शन रिएक्शन, जितने फोर्स और जितने मैग्नीट्यूड में आप कहीं एक्शन कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं, रिएक्शन भी वैसा ही होता है। जेट का एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन यहाँ ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में, जब फिजिक्स को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बट दैट इज इम्पॉर्टेंट। मोशन में हमें ये क्या बता रहे हैं, और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस भी बता रहे हैं। तो सी, मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ। मेजरमेंट वी नो, वी नीड नॉट टू लर्न। लेंथ और ब्रेथ हम जानते हैं क्या होता है। अगर मेजरमेंट्स और यूनिट्स की ही आप बात करेंगे तो जो फंडामेंटल 7 यूनिट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं विद देयर यूनिट्स। ऐसा यूनिट उनका इम्पॉर्टेंट होता है, राइट? तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? दिस इज मेट्रिक सिस्टम है ये, जिसमें चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। फ्रेंच ने क्रिएट किया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा। आई होप ये सब आपको आता होगा। कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ा हुआ बहुत टाइम हो जाता है। कॉलेज आते आते ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। तो एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। And measuring the length of a curved line, you need not to learn all these. Okay, हम skip करते हैं इसको। Types of motion क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है, और सर्कुलर मोशन। अब आप देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक तो हम रेक्टिलिनियर मोशन के भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन भी, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं। ये सब तो सब सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, पंखा का घूमना और स्विंग,
हाउ ब्यूटिफुली दे सॉर्ट देयर सिलेबस, कि हर वो चीज जो हमें बाद में पढ़नी है वो कितना बेसिक वे में, वो कितना प्राइमरी वे में वो आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमें आगे पढ़ना है सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे 9th की फिजिक्स में, तो उनने आपको कितना इजीली यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वी आर गोइंग टू रीड, दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टाइप्स ऑफ मोशन। हमने रेक्टिलिनियर मोशन देख लिया, सर्कुलर देख लिया। अब कीवर्ड्स क्या हैं इसके? सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर, ऐसा यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे तो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एक ब्रांड का भी नाम है, ल्यूमिनस मतलब लाइट, ठीक है। तो जो अपना लाइट खुद एमिट करते हैं दैट इज ल्यूमिनस, दोज ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस, ठीक है। जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है दैट इज नॉन ल्यूमिनस। 3 तरह का हमने ऑब्जेक्ट देखा था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या था? कंप्लीट सी थ्रू, आर पार दिखने वाला। ट्रांसलूसेंट क्या था? हमने बटर पेपर का एग्जांपल देखा कि पार्शियली, जिसमें वी कैन सी पार्शियली, राइट। एंड ओपेक, नो विजन, आर पार का कोई विजन नहीं। so that is it, okay, so it is given why shadow is formed। लाइट पड़ती है और लाइट के इफेक्ट से जो डार्क पैच बनता है दैट इज शैडो, ठीक है। लाइट बनने के लिए, लाइट का शैडो बनने के लिए लाइट का पास करना बहुत ज़रूरी है, दैट ये आपको बता रहे हैं। पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सब हमें जानना कोई ज़रूरत नहीं है। पिन होल कैमरा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फर्स्ट। अब ये सब क्या देखना है आपको? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट्स हम कर चुके हैं कि अगर आप बेंड कर देंगे अपने देखने वाले को तो लाइट नहीं दिखेगा। लाइट को देखने के लिए लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ओके। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, यहाँ आपको इंट्रोड्यूस किया है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। हम मिरर्स, लेट मी राइट, मिरर्स, लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और TIR दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हायर क्लासेस में 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। 6th क्लास की NCERT तो खत्म ऑलमोस्ट, अभी हम इसे ओवर कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दीज वर द वर्ड्स। अब देखिए, अब लाइट चैप्टर में इनने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई रिफ्लेक्शन से सवाल पूछूंगा, रिफ्रैक्शन से सवाल पूछूंगा, मिरर पूछ लूंगा, लेंसेज पूछ लूंगा, प्लेन मिरर के क्वेश्चन पूछ लूंगा। आपसे मैं पूछ लूंगा कि कनकेव लेंस कहाँ यूज होता है, कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होता है, तो इसी का तो एडवांस्ड वर्जन है। तो हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल गया कि लाइट चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी मूव, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बोला कि अभी PCS के क्वेश्चंस देख रही थी मैं, 2 दिन PCS के, यूपी PCS के देखे, बिहार PCS के देखे, और शायद SSC के क्वेश्चन देखा था, वहाँ ओम्स लॉ को लेके क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही वो पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को लेके क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ओम्स लॉ तो है ही फेवरेट, रेसिस्टेंस को, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का टाइप नहीं है, how a bulb is connected, you know these things now, you are old enough to know how a electric bulb glows, है ना। फॉर्मूला याद रहे न रहे, कॉन्सेप्ट याद रहे न रहे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स बुक में रहते हैं वो सबको याद रहते हैं, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट स्टोरीज। स्टोरीज हमें बहुत याद रहती हैं। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी, जब आप हिस्ट्री पढ़ें या फिर साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसको किसी चीज़ से रिलेट कर लेंगे, राइट, तो वो चीज़ आपके मेमोरी में लॉन्गर टाइम के लिए रहती है।
कितने ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसा लगता है कि दिमाग में छपा होता है ये सारा फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच, वी नीड नॉट टू रीड अबाउट दिस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच एंड ऑल। हाँ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आगे तक पढ़ते रहेंगे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब हम एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे। कंडक्टर्स क्या है? जो इजिली करंट को पास होने दें, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स क्या है? जो करंट को इजिली पास ना होने दें, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब मटेरियल्स विच allow electric current to pass through them are conductors of electricity, ठीक है। और insulators क्या है? which do not allow electric current to pass through them, so this is insulators। अब क्या है? वुड आप जानते हैं, वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेशन इंसुलेटर्स हैं। जब भी हमें कोई वायर को हम टच करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो क्या कहते हैं? चप्पल कैसा है आपका? स्लीपर शुड बी ऑफ रबर और प्लास्टिक, दैट शुड नॉट बी आयरन और वेट। तो वाटर भी क्या है? कंडक्टर है। इसलिए गीले पाँव कभी स्विच ऑन मत करो, क्योंकि वाटर क्या कर सकता है? दैट करंट कैन फ्लो थ्रू वाटर टू योर बॉडी। ओके, दिस इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फाइन, होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, व्हाट इज दिस? बाय कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दिस इज द थिंग कि हमें मेजर क्या देखना था? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक करंट में। बाकी तो हम नेक्स्ट जो हमारा आगे के चैप्टर्स होंगे उसमें हम पढ़ लेंगे, करंट को डिटेल में ही पढ़ेंगे। करंट से क्वेश्चन आते हैं आजकल अच्छे खासे। अब वो साइंस के स्टैंडर्ड को भी ना रेज कर रहे हैं, वो बस इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को नहीं पूछ रहे हैं कि एम्पियर पूछ लिया या वोल्ट पूछ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। नो, अभी रिसेंट एक क्वेश्चन पूछा था, बल्ब के एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा जल रहा है, उसका यूनिट कैलकुलेट करो और फिर पर यूनिट चार्ज दे दिया। अब आप बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आई है, बिल कितना आएगा। तो दे आर आस्किंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सो वी नीड टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैग्नेटिज्म को लेके नॉर्थ पोल साउथ पोल को लेके क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाते हैं। यूनिट पूछ लेता है, बहुत टफ करना होता है। तो मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ था, ये स्टोरी वी नीड नॉट टू नो। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक। विच डोंट अट्रैक्ट और डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीथिंग, दैट इज नॉन मैग्नेटिक। आगे हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक के बारे में। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक, ठीक है। दे आर टीचिंग यू अबाउट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, की नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आप सबने एक्सपेरिमेंट्स भी अपने स्कूल में जरूर किया होगा, लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स के, मैंने भी किए हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नेट बहुत काम आया है क्या करने में? डायरेक्शन फाइंड करने में, है ना। मैग्नेटिक कॉम्पास डायरेक्शन गाइड किया है बहुत ज्यादा। नेवल फोर्सेस में, समुद्र में जब यात्राएं समुद्र से होती थी, सी वॉयजेस में सबसे ज्यादा काम क्या आता था? मैग्नेटिक कॉम्पास, टू डिसाइड द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, चलिए हम रिपल्शन और अट्रैक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? कॉम्पस, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। आइए नेक्स्ट। वी शुड नॉट बॉदर कि आप एक एक लाइन, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां वक्त देना है वहीं वक्त देंगे। अननेसेसरी बस जस्ट डोंट सफर फ्रॉम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी है। अब 6th क्लास से हमें बस ये देखना है कि इंट्रोडक्शन किन चीज़ों का हो चुका है, ठीक है। तो अगर आगे टॉपिक्स नहीं भी मिले हैं कभी, तो वो कभी भी, जैसे मैंने आपको एनिमल्स बताया कि अर्थवर्म 6th क्लास में इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अर्थवर्म को लेके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो पूछते रहेंगे। उनका कहना है कि भाई हमने तुम्हें 6th स्टैंडर्ड में अर्थवर्म पढ़ा दिया, स्नेल पढ़ा दिया, तुम्हें हम फिश बता रहे हैं, स्नेक बता रहे हैं, कॉकरोच पूछ रहे हैं, तो हम सवाल पूछेंगे इन सब से। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 14th चैप्टर हमारा है वाटर। वाटर हैज ऑलवेज बिन
एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हाउ मच वाटर डू वी यूज, आप जानते हैं, और जो खासकर मेट्रो सिटीज में रह रहे होंगे उन्हें पानी की हालत भी पता है कि हमने क्या हालत की है। अभी न्यूज में भी यमुना बहुत चल रहा था। तो ओके, ओके, थोड़ा सा इसको स्लाइड करने दो। वेट वेट वेट, लेट मी साइज, फाइन। तो अब आ जाता है वाटर के बाद। वाटर के डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं, पोंड हो सकता है, ये वेल हो सकता है, रिवर हो सकता है, ओशन हो सकता है ना। हाइड्रो एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर साइकिल। हमने इवापोरेशन पढ़ा था, कंडेंसेशन पढ़ा था, ये दो बहुत मेजर फैक्टर्स हैं किसके, वाटर साइकिल के। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बोला कि लॉस ऑफ वाटर भी हमने प्लांट्स के थ्रू भी पढ़ा, दैट वाज ट्रांसपिरेशन। हाउ चैप्टर्स आर कनेक्टेड, सी मैं ट्रांस यहाँ बता रहा आपको लॉस ऑफ वाटर, दैट वाज ट्रांसपिरेशन, राइट। और अगर हमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पता है तो हम जानेंगे कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. How does it happen? As we go higher from the surface of the earth, बहुत बेसिक है, और क्योंकि ये आपको 9th क्लास में भी मिलेगा और 11th क्लास की ज्योग्राफी में भी बहुत काम आएगा, मैं इसलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ कि एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वी गेट कूलर, राइट। एटमॉस्फेयर कोल्ड होते जाता है। When the air moves up, it gets cooler and cooler. हवा जैसे जैसे ऊपर जाती है वो और ठंडी होती जाती है। At sufficient heights, the air becomes so cool that water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called water droplets. अब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या बन जाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स। ठीक है। It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. अब यही जो tiny droplets जो water vapor convert होके because of the cool temperature, इसकी वजह से वो जो tiny droplets हैं वो क्या बन गए हैं, cloud। ठीक है। These tiny droplets cluster together to form big clouds. Okay, but these are those water vapor, वही water vapor हैं जो tiny droplets बनते हैं और वही एक साथ मिलके क्या बन जाते हैं, clouds। तो आपने देखा कि क्या होता है इवापोरेशन और कंडेंसेशन। We have seen how it is formed, and now see back to the oceans। ग्राउंड वाटर को लेके क्वेश्चन बहुत बनता है, ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स, इन सब को लेके क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम्स अवेलेबल टू एस ग्राउंड वाटर, सबसे ज्यादा क्या है, ग्राउंड वाटर। और नेक्स्ट water cycle, we saw that evaporation and condensation is the main part of water cycle. What if it rains heavily? We need not to know at this point। अभी जान के भी क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड आ जाएगा, तो ये जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमें वाटर पढ़ना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया है कि बच्चों आप रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट करेंगे। रूफ पे टैंक बनाइए, कम्युनिटी टैंक्स बनाइए, रेन वाटर को स्टोर कीजिए आगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, अदर पर्पसेस के लिए, वॉशिंग के लिए, फीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया है आपको। तो दिस इज डन, दिस इज वी हैड टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अब एयर अराउंड अस में चलते हैं, दैट इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एटमॉस्फेयर पढ़ना है आपको, वाटर से तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया, वहाँ हम आगे पढ़ेंगे फ्रेश वाटर के बारे में और ग्लेशियर्स के बारे में। ग्राउंड नट का परसेंटेज पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे आगे। एयर अराउंड अस में हमें मतलब एटमॉस्फेयर से भी इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया है कि भाई आपको एटमॉस्फेयर भी पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अब एयर में क्या क्या होता है, सबसे अच्छी बात होती है हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब तो बोल देते हैं, बोलना क्या भूल जाते हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, जान तो यही लेके जाती है हमारी। तो व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर,
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, तो ये सब क्या है, एयर के कॉम्पोजिशन है, राइट। कंपोनेंट्स क्या क्या है एयर के, परसेंटेज हम जानते हैं इन सब के परसेंटेज क्या है। तो पहले तो लिखो वाटर वेपर, जो भूल जाता है इंसान उसको सबसे पहले लिखना चाहिए, वाटर वेपर, राइट। ऑक्सीजन, गैसेस तो हैं ही, नाइट्रोजन, मेजर गैसेस के नाम लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, इसको मेंशन करना ना भूलें, डस्ट एंड स्मोक, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एयर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर हमने देख लिया कि मेजर गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट एंड स्मोक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपको पता है, ठीक है, कुछ 70-20 और 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, और 78% के आसपास नाइट्रोजन, 21 के आसपास ऑक्सीजन है। एयर के बारे में हमें बता रहा है विंड मील, ठीक है, हाउ टू यूज एयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, विंड मील के बारे में बता रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। एंड देन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक एंड windmills. So we have seen what we have to read in air. I hope this all these things are clear to you. Right. Next chapter पे हम आते हैं garbage in and garbage out. Almost थोड़ा थोड़ा environment से related ये question है, environment से related ये chapter है। आपको लैंडफिल्स के बारे में पढ़ाते हैं कि जो भी जमीन खाली होती है उसको हम भर देते हैं, ठीक है, हर जगह, हर शहर में, दिल्ली बस बदनाम है, आप लुधियाना को देखेंगे, मुंबई में देखेंगे, हर जगह एक डंप फील्ड है, कचरे का पहाड़ जो हमने बनाया है। हिमालय विमालय तो ओवररेटेड है, ह्यूमन ने जो क्रिएट कर दिया वो ग्रेट है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग इज द टर्म, इज द की वर्ड हियर, व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थवर्म के बारे में आपको पीछे बताया था, earthworm is important, so vermi composting is always important. The method of preparing compost with the help of red worms is called vermi composting, ठीक है। कंपोस्ट तो हम बनाते ही हैं, आपने देखा होगा कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, किचन की सड़ी गली सब्जियों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, उसमें थोड़ा फर्मेंट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे तो वो कंपोस्ट बना देता है वो बैक्टीरिया। नेचुरल कंपोस्टिंग क्या होती है, वर्मी कंपोस्टिंग, ये जितना अर्थवॉर्म है ये क्या करता है, सॉइल को सॉइल को मेन्योर में, दैट इज कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये नेचुरल कन्वर्टर है इसका कंपोस्ट बनाने का, तो दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग, जहां वर्मी आ गया मतलब मेन्योर को प्रिपेयर किया जा रहा है अर्थवॉर्म के थ्रू। वर्मी कंपोस्टिंग अभी 6th स्टैंडर्ड में आपने देख लिया वर्मी कंपोस्टिंग, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, की वर्ड है वर्मी कंपोस्टिंग, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंपोस्टिंग आया है और वर्मी कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग हम भी कर सकते हैं लेकिन जब वर्मी कंपोस्टिंग आएगा तो आप याद रखेंगे अर्थवॉर्म को, ठीक है। कम थिंक एंड थ्रो, दिस इज ऑल दो सेम थिंग। आपको सिविक सेंस बताया जा रहा है, गार्बेज इकट्ठा नहीं करना है, डस्टबिन में रखिए, सेग्रीगेट करिए वेट वेट कचरा को और ड्राई को। हम जहाँ रहते हैं वहाँ वेट और ड्राई को अगर सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन जब फेंकने जाते हैं तो कूड़े सफाई कर्मचारी उसको खुद ही मिला देता है, तो वहाँ आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या करें उस जगह पे। डू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए जब आप ड्राई और वेट को अलग कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी उसको मिला देते हैं, फिर लगता है मेहनत हो गई बेकार, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की, पेपर यूज कीजिए रिसाइकिल हो जाता है। अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पेपर बैग्स, अब इतने पेपर बैग्स हो रहे हैं कि उनको यही नहीं पता उन पेपर बैग्स का क्या करें, है ना, पाइल्स बन रहे हैं हर घर में पेपर बैग के, और हम कहते हैं रिसाइकिल करेंगे, कोई ले जाए तब रिसाइकिल करे। चलो, प्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक पोल्यूशन हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, प्लास्टिक्स को हम बहुत पढ़ रहे हैं और फ्रीक्वेंटली करंट के क्वेश्चंस यूपीएससी में बन रहे हैं, और प्लास्टिक को लेके कुछ क्वेश्चंस पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और करंट में जब हम पढ़ेंगे तो प्लास्टिक को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन को, ओके।
What has happened? Okay. So these are the keywords to take away with us. कि वेस्ट देखा हमने, गार्बेज देखा, लैंडफिल, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग. नाउ सी, हमने बहुत ही समराइज्ड वर्जन में पढ़ा है, आई नो. मैं चाहती तो इसको 6 घंटे की क्लास बना देती, बट ऑफ नो यूज. मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में ही कह दिया था कि जहाँ टाइम देना है हम वहीं टाइम देंगे. अननेसेसरी बस शो ऑफ करने के लिए कि 6 घंटे हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी को दिया है, नो, देर इज नो यूज. वी ऑल आर ग्रोन अप, हमें पता है, बहुत सारे वर्ड्स से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं. लेकिन क्योंकि मुझे ये आप लोगों को शेयर करना था कि हमारे टॉपिक्स कहाँ से बनते हैं, हमारे बहुत ही बेसिक लेवल में क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे वो आगे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट. जहाँ डिटेल पढ़ना है, नेक्स्ट हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस की, बहुत सारी डिटेलिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, जो होगी 7th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस. ठीक है, साइंस टेक्स्ट बुक देखेंगे हम 7th स्टैंडर्ड का. और तब तक तो वी आर डन विद दिस वाज दिस लास्ट चैप्टर. अब हमें क्या करना है, तो वी आर बैक. हमने कवर किया क्लास 6 की साइंस को. ठीक है, होप आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ भी छूट रहा है. हमने 16 के 16 चैप्टर्स को का एक ओवरव्यू ले लिया. जहां भी मेजर कीवर्ड्स थे उसको हमने कवर किया. आपको कहीं भी अगर ऐसा लगा होगा कि कुछ नया है, तो डू नोट इट, उस चीज़ को नोट कर लें. लेकिन समझ में आ ही गया होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने आए हैं, उसके लिए ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन एक रिविजन बनता था. सो वी डिड इट. See you in the next session. Thank you so much.